हाय गाइस। मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवा स्टोरी पर। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टार्ट करते हैं द डेविल प्रिंसेस का नेक्स्ट एपिसोड में आए थे। अभी लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे और यशी घर देखते देखते सोफे पर ही सो गई थी। दशम जैसे ही हॉल एंट्रेंस में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि यशी सोफे पर ही सो गई है। वो प्यार से यशी के सामने जाते हैं और उसके बगल में बैठ जाते हैं। कुछ देर वो यशी को ऐसे ही निहारते रहते हैं बहुत ही प्यार से, और फिर वो यशी को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाते हैं और यशी का उठने का वेट करने लगते हैं। कुछ देर में यशी की नींद खुलती है तो वो देखती है वो रूम में है। वो इधर उधर देखती है, वो सोचती है मैं रूम में कैसे आई, मैं तो बाहर सो रही थी, मैं यहाँ कैसे आई। वो यही सब सोच रही थी तब तक उसकी नज़र तशम पर जाती है जो कि उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। यशी उन्हें देखती है और उनके पास चली जाती है। कहती है आप कब आए, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। ओ आपने मुझे सोफे पर से यहाँ रूम पर लेके आए हो आप। तशम तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। तशम अब तुम इतने प्यार से सो रही थी और आई नो रात को मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा तुम्हें रेस्ट करने देना चाहिए था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। यशी ठीक है, तो तैयार हो जाओ, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। यशी ओके। वैसे आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे किससे मिलाने के लिए जा रहे हैं। आप अगर किस स्पेशल पर्सन से मिलाने के लिए जा रहे हैं तो हमें उनके लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए ना। तशम उनके लिए गिफ्ट तुम ही हो, वो गिफ्ट से ज़्यादा तुम्हें देखकर खुश होने वाली हैं, तो तुम तैयार हो जाओ। और वैसे तुम हर ड्रेस में प्यारी लगती हो, पर मेक श्योर करना कि साड़ी पहनना, और तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जैसे ही मन तैयार हो सकती हो। कहता कहते तशम बाहर स्टडी में चले जाते हैं और यशी भी क्लोजेट खोलती, उसे समझ में नहीं आता कि वो पहने क्या। वैसे तो उसके पास यहाँ पर बहुत से ड्रेसेस थी, पर वो पहने क्या उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसकी नज़र जाती है एक ऑरेंज साड़ी पर। वो उस ऑरेंज साड़ी को निकालती है और अपने ऊपर वो लगा कर देखती है। वो देखती है कि वो ऑरेंज साड़ी उसके ऊपर बहुत ही प्यारी लगेगी। वो तुरंत वॉशरूम जाती है और उस ऑरेंज साड़ी को पहनकर बाहर आती है। वो ऑरेंज साड़ी यशी के ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसकी गोरी गोरी बॉडी के ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके गोरे गोरे हाथ भी दिख रहे थे और थोड़ी थोड़ी कमर भी दिख रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। यशी थोड़ा मोड़ा मेकअप करती है और अपने बाल को खुले ही रहने देती है और अपने मांग में अच्छे से सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र पहनती है। कुल मिलाकर यशी अभी बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी, और वो थी भी बहुत प्यारी। उसके वो सिल्की सिल्की हेयर बार बार उसके चेहरे के सामने आ रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। यशी तैयार होकर जैसे ही मुड़ती है वो देखती है कि तशम पता नहीं कब से उसे ही देखे जा रहे हैं, और वो इस तरीके से यशी को देख रहे हैं जैसे कि वो यशी के सामने खो ही गए हों, और यशी कब पीछे मुड़ गई, कब उनके सामने आ गई, तशम को पता भी नहीं चला। जब यशी चुटकी बजाती है और तशम को कहती है हेलो आप कहाँ खोए हो और क्या सोच रहे हो आप, तब तशम को होश आता है कि अरे वो ये क्या कर रहे थे। ऐसे बेशर्मी की तरह वो अपनी पत्नी को देखे जा रहे थे। वो अचानक से झेप जाते हैं और वो कहते हैं मैं भी रेडी होकर आता हूँ। इतना कहकर तशम वॉशरूम में चले जाते हैं। कुछ देर में वो भी कैजुअल वेयर में ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में बाहर आते हैं। यशी आप हमेशा ब्लैक में क्यों रहते हो, आपका ऑफिस वेयर भी ब्लैक है, आप घर में भी ब्लैक कपड़े पहनते हो और आप अभी भी ब्लैक पहना आपने। तशम अब तुम हो मेरी लाइफ में रंग भरने के लिए, तो मुझे कलर्स की क्या ज़रूरत नहीं। इतना कहकर तशम यशी को कमर से अपने सामने कर देते हैं। यशी ये सुनकर शर्मा जाती है और उसका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा लाल हो गया था। कुछ देर में यशी और तशम दोनों कार में थे और यशी सभी से पूछे जा रही थी क्योंकि उसे हो ही नहीं रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि तशम इतने उतावले क्यों हैं किसी को यशी से मिलाने के लिए। और तशम बता भी नहीं रहे कि वो किसके पास लेकर जा रहे हैं और स्पेशल वन कौन है वो। ये सब बातें बार बार यशी को परेशान कर रही थी और यशी तशम को परेशान कर रही थी। तशम बहुत ही प्यार से यशी को कंसोल करता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें कहीं किडनैप करके नहीं ले जा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनसे मैं तुम्हें मिलाने को ले जा रहा हूँ। अब तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा।
वो भी परेशान हो जाएंगे तो मैं ऐसे देख कर, तुम ऐसा इतनी उतावली क्यों हो रही हो यशी? मुझे तो बस जानना था कि आप मुझे किसके पास लेकर जा रहे हैं। अच्छा मत बताइए, वैसे वहीं तो हम जा रहे हैं। इतना कहकर यशी झूठा नाराज़ होने का नाटक करती है और बेवजह विंडो से बाहर देखने लगती है। कुछ देर में दोनों खुराना मेंशन पहुंच जाते हैं। त्रिशम अपने गेट से बाहर आते हैं और दूसरी साइड जाकर यशी के लिए गेट ओपन करते हैं और उनके साथ साथ बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी कार से निकलते हैं और त्रिशम यशी को अंदर ले जाने लगते हैं। यशी आसपास देख रही थी कि ये मेंशन कितना ब्यूटीफुल है। उस मेंशन की तरह इस मेंशन में भी कितने ब्यूटीफुल गार्डन है और ये मेंशन तो उस मेंशन से भी ज़्यादा बड़ा है और ये मेंशन यशी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। जैसे जैसे अंदर जा रही थी वैसे वैसे उसे कुछ औरतों की बात करने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर में वो अंदर जाती है तो देखती है कि एक लेडी है जो कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। कभी वो किसी नौकर को कुछ करने को कह रही है, कभी वो किसी नौकर को कुछ करने को कह रही है, कभी वो सजावट देखने को कह रही है, तो कभी वो खाना देखने जा रही है। यशी उन्हें देखती है और त्रिशम भी अंदर आने लगता है। तभी वही लेडी आती है और दोनों को रोक देती है अंदर आने से पहले और अपने हाथ में आरती की थाली लेकर उन दोनों के पास आती है। वो आवाज़ देती है, गायत्री गायत्री कहाँ हो, चावल का कलश लेकर आओ। अरे मेरी बहू पहली बार घर आई है, उसका अच्छे से गृह प्रवेश भी ना करूँ मैं। यशी को समझ में आता है कि ओह ये त्रिशम जी की मॉम है। जी ये और कोई नहीं त्रिशम जी की मॉम थी, जो कि बहुत ही बेसब्री से अपनी बहू और बेटे का तैयारी आने का इंतज़ार कर रही थी और उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवा रही थी। आफ्टर ऑल पहली बार उनकी बहू उनके घर आ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी बहू से मिलने के लिए। त्रिशम को भी ये देख कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यशी के वजह से उसकी मॉम के चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल है, उसकी मॉम इतनी खुलकर अपनी इमोशन दिखा रही है। तो यशी भी शांति से खड़ी हो जाती है। कुछ देर में वो यशी और त्रिशम दोनों की आरती करती है, दोनों को तिलक लगाती है और वो जैसे जैसे बता रही थी यशी वैसे वैसे ही कर रही थी और वो वैसे ही अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर आगे आती है और आलते के थाली पर पैर रखकर घर पर आलते का छाप छोड़ती है। फिर दोनों ही उनका पैर छू लेते हैं। वो दोनों को खुश रहो आशीर्वाद देती है और सोफे पर जाकर बिठाती है। त्रिशम बताते हैं कि यशी ये मेरी मॉम है, मैं इनसे ही तुम्हें मिलाना चाह रहा था। ये मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और इनकी वजह से ही मेरी लाइफ है और ये बहुत ही प्यारी है मुझे। ऐसे ही त्रिशम यशी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं, यशी को और अपनी मॉम को। और कुछ देर में दोनों ऐसे घुल-मिल जाती है जैसे कि दोनों पता नहीं कब से ही एक साथ हों। अब त्रिशम को लग रहा था, फील हो रहा था कि क्यों ही उन्होंने ऐसे दोनों को मिलवाया। पहले तो त्रिशम आते थे तो उन्हें इम्पोर्टेंस मिलती थी और यशी से भी उन्हें इम्पोर्टेंस मिलती थी। बट अब दोनों ने उन्हें ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि वो यहाँ है ही नहीं और दोनों एक दूसरे में ही लगी हुई हैं। त्रिशम को थोड़ी सी जेलसी तो होती है पर वो उस जेलसी को दबा देते हैं और चुपचाप स्टडी रूम में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपना कुछ वर्क करने के लिए चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करने में ही लगी हुई थी। वो यशी को घर के हर नौकर से मिलवाती है, वो हर किसी से यशी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और दोनों ऐसे ही बात करने लगती हैं। और वो कहती है कि वो खुद ही खाना बना लेंगे पर यशी नहीं मानती है और यशी भी उनके साथ किचन में चली जाती है और दोनों मिलकर रात का डिनर रेडी करते हैं। कुछ देर में रात का डिनर रेडी हो जाता है और यशी को भेज देती हैं त्रिशम की मॉम त्रिशम को बुलाने के लिए। यशी पहले तो नॉक करती है स्टडी रूम को, पर जब एक दो बार नॉक करने पर भी नहीं रिप्लाई आता है तो वो यशी अंदर चली जाती है। वो देखती है कि त्रिशम स्टडी रूम में स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं और कोई किसी फाइल को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। यशी अचानक उनके पास जाती है और अचानक से उनके गोद में बैठ जाती है। त्रिशम भी यशी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेती है क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये और कौन हो सकता है, क्योंकि यशी के अलावा तो किसी की हिम्मत हो नहीं सकती कि वो ये त्रिशम से ऐसा मजाक या ऐसी हरकत कर सके। इसलिए उन्हें समझ में आता है कि ये और कोई नहीं उनकी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी वाइफ है।
तशम बहुत ही प्यार से यशी को हक कर लेते हैं और अपना काम करने लगते हैं। यशी, अरे आपने पूछा नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अच्छा, तो क्यों आई हो यहाँ तुम? मॉम ने बुलाया आपको खाने के लिए और मुझे भूख लग रही है, डिनर का टाइम हो गया है। आप क्या करें, चलिए डिनर कर लेते, उसके बाद वर्क करिएगा अपना। तशम, वैसे तुम्हें अच्छा लगा मॉम से मिलकर? हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत प्यारी है। आपको पता है वो बातें कितनी क्यूट क्यूट करती है? तशम, हाँ करती तो है, इसलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है। कोई और जो मिल गया है आपको बातें करने के लिए। यशी, तशम अब आप जेलस मत होइए। आप अपनी मॉम से जेलस हो रहे हैं, मैं कहाँ जेलस हो रहा हूँ। मैं तो वो कह रहा हूँ बस तुम्हें कोई और मिल गया ना। यशी, ऐसी बात नहीं है। इतना कहकर यशी तशम के चिक्स पर किस कर लेती है और उनसे बहुत कुछ देर प्यारी प्यारी बातें करती है और फिर बोलती है, ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई, मैं तो आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। और चलिए ना, मुझे भूख लगी है। आपको पता है आपने इतनी जल्दी जल्दी कहा, आपको किससे मिलाना है, ऐसे ऐसे कहा, तो मैंने एक्साइटमेंट में मैंने लंच ही नहीं किया और मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तुमने लंच अपना स्किप क्यों किया? तुम कहती मैं कुछ देर और रुक जाता, लंच कर लेते ना बच्चा। यशी, अरे अब चलिए, लंच नहीं किया ना, अब मुझे डिनर करना, चलिए। इतना कहकर दोनों नीचे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि गायत्री जी बहुत ही प्यार से डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा रही हैं। यशी उनके सामने जाती है और उनकी हेल्प करने लगती है और तीनों बैठकर डिनर करते हैं और तीनों बहुत सारी बातें करते हैं। गायत्री जी आज बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। अब उन्हें फील हो रहा था कि वाओ, हाउ हैप्पी लाइफ है उनके पास। एक प्यारा सा बेटा है, अब बहू भी है, अब उनकी फैमिली भी पूरी हो गई है। क्योंकि वो इतने दिनों से अकेले अकेले थी, उन्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि उनके पास उनकी फैमिली होते हुए उन्हें अकेले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना पड़ता था, जो कि उनके लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाता था। और तशम से भी वो रोज़ रोज़ बात नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही लोनलीनेस फील हो रहा था। बट आज जो उन्होंने यशी से बातें की और इतनी सारी बातें की कि उनके दिमाग से सारी बातें चली गई कि यशी कैसी होगी, अच्छी होगी या नहीं अच्छी होगी, वो कैसा बिहेव करेगी, ये सब बातें उनके दिमाग में तो थी। ऑब्वियसली हर माँ के दिमाग में होती है कि बहू आएगी तो वो कैसी बहू आएगी, वो उनके बेटे से प्यार करेगी या नहीं करेगी, वो उनकी इज़्ज़त कैसे करेगी, कहीं वो उन्हें अपनी बेटी से अलग तो नहीं कर देगी। ये सारी बातें एक औरत के दिल में होती हैं अपने बेटे को लेकर के और अपनी बहू को लेकर के। ये सारे डर होते हैं हर माँ के अंदर। पर यशी इन सब से बहुत ही अपोजिट थे। वो कितने प्यार से उनसे बातें की उन्होंने, यशी ने, और कितने प्यार से यशी तशम की सारी बातें एंजॉय कर रही थी, जो कि देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि यशी तशम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। गायत्री जी ने यशी को तशम के बहुत सारे बचपन की प्यारी प्यारी बातें बताई थी, जो कि यशी बहुत ही इंटरेस्ट से सुन रही थी, जैसे ऐसे सुन रही थी कि जैसे कि ये बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट बात हो। ये सब देख कर गायत्री जी को बहुत ही अच्छा लगा था कि कितनी प्यारी लड़की है ये, कितने प्यार से तशम को समझ रही है। अब उन्हें लग रहा था कि तशम इतना पागल क्यों था इस लड़की के पीछे, कि वो अपना इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर एक नॉर्मल सी बॉडीगार्ड की जॉब करने के लिए चला गया था, सिर्फ एक लड़की से शादी करने के चलते। उन्हें पहले ये सब चीज़ें इरिटेटिंग लगती थी कि तशम क्यों किसी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है अपने करियर से, अपने काम से ज़्यादा। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि उनके बेटे की पसंद इतनी तो बुरी नहीं है, इतनी क्या, बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उनकी बेटी की पसंद इतनी अच्छी हो सकती है अगर वो खुद भी अपने बेटे के लिए बहू ढूंढती, पर इतनी अच्छी बहू वो नहीं ढूंढ पाती जितनी अच्छी बहू उनके बेटे ने खुद उनके लिए ढूंढी है। अब उन्हें अपने बेटे के पसंद पर गर्व हो रहा था, उन्हें नाज हो रहा था अपने बेटे के ऊपर कि वो इतनी प्यारी बहू ढूंढ कर लाया है, जो कि इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है, कितने प्यार से बातें करती है, कितने प्यार से हर चीज़ को संभालती है, कितने अच्छे तरीके से बिहेव करती है और कितना प्यार करती है उनके बेटे से। ये सब कुछ देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन्हें फील हो रहा था कि उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिज तो परफेक्ट नहीं रही, पर भगवान करे उनके बेटे की लाइफ बिल्कुल अच्छी रहे। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के लाइफ में भी, उनके लाइफ में जैसा पार्टनर आया था वो उनके बच्चे को भी मिले, जो कि उसकी लाइफ को बर्बाद कर दे। इसलिए उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कैसे लड़की से शादी करेगा तशम, कैसे लड़की से शादी नहीं करेगा तशम। ये सारे डर उनके दिमाग में रहते थे, पर यशी को देख करके वो सारे डर उनके दिमाग से हट गए थे। उन्हें बिलीव हो गया था कि यशी बिल्कुल परफेक्ट है तशम के लिए। शायद भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया हो। एक सूरज है तो एक उसकी चमक, तशम है तो यशी है, यशी है तो तशम है, ऐसी उनकी जोड़ी थी।
और वो खाने से ज़्यादा तो उन दोनों को ही देख रही थी। फिर यशी की नज़र जाती है उनके ऊपर, वो कहती है मॉम आप खा क्यों नहीं रही हैं। गायत्री जी अपने आंसू पोंछती है और वो कहती है हाँ मैं खा रही हूँ। त्रिशम को उन्हें देखकर समझ में आ गया था कि वो क्या सोच रही हैं, और त्रिशम के दिमाग में फिर से एक नए से गुस्सा स्टार्ट हो जाता है कि उस इंसान की वजह से उनकी मॉम को कितनी तकलीफ़ हुई है आज तक। अब वो उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि त्रिशम ने अपनी लाइफ सिक्योर कर ली है और उन्होंने अपनी मॉम को भी प्रोटेक्ट कर लिया और अपनी वाइफ को भी प्रोटेक्ट कर लिया है। उनके पास आइडिया है कि वो कैसे उस जाहिल और उस अहमक इंसान के चंगुल से अपनी मॉम को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए उन्होंने अब सोच लिया था कि अब वो इस मैटर को हल्के में नहीं लेंगे। उनके अंदर जितना भी गुस्सा है, जितनी भी नफ़रत है उस इंसान के ऊपर, वो सारे उस इंसान के ऊपर वो निकालेंगे और उस इंसान को ना वो जान से मारेंगे और ना ही वो उस इंसान को चैन से जीने देंगे। कितनी खुश थी सुबह से उनकी मॉम, पर जब उस इंसान का ध्यान भी आया उनके दिमाग में और वो कितनी सैड हो गई है, यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। ये सब त्रिशम को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता था। वो चाहते थे कि उनकी मॉम ये सब कुछ भूल जाए और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से शुरुआत करे। वो है इतना उनका ख्याल रखता है, उनका बेटा है, तो फिर उन्हें अपने पति की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। पर वो समझते थे इतना आसान नहीं होता किसी से प्यार करना, किसी को अपनी ज़िंदगी मान लेना, फिर अचानक से उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना, ये कबूल कर लेना कि वो इंसान उनके लिए सही नहीं है, वो इंसान उनके लिए बना नहीं है। ये सब कुछ अपने जहन से निकाल देना ये नामुमकिन नहीं होता, पर यह आसान भी नहीं होता, वक्त लगेगा। और त्रिशम को उस इंसान को अपनी मॉम की ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगा ताकि उसकी मॉम को स्पेस मिले, उसकी मॉम को ये टाइम मिले कि वो उस इंसान को भूल सके। कुछ देर में तीनों का डिनर हो जाता है और तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यशी तो कुछ देर गायत्री जी के साथ बैठती है उनके रूम में, उन्हें दवाइयाँ देती है। उसके बाद वो रूम में आती है। त्रिशम, ओहो कहाँ रह गई थी तुम? यशी, अरे मॉम के रूम में थी। त्रिशम, ओके। त्रिशम बालकनी में बैठे हुए थे। यशी भी उनके बगल में जाकर बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। कितना सुकून था दोनों के बीच, कितना प्यारा फील हो रहा था उन्हें कि अब लाइफ उनकी कंप्लीट हो गई है। उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी सब कुछ दूर हो गई है, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। यशी कहती है कि आई एम सॉरी बट आपके डैड कहाँ हैं? मतलब आपकी मॉम ने मांग में सिंदूर भी लगाया है पर आपके डैड दिखे नहीं। त्रिशम, वो मेरा बाप नहीं है। व्हाट? आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या वो दुनिया में नहीं है? त्रिशम, है वो इंसान दुनिया में, पर वो मेरा नहीं है। क्या? एक्चुअली जब मैं मॉम के पेट में था तभी उस इंसान ने मेरी मॉम को डिवोर्स दे दिया था। यशी, ओ, तुम्हें पता है मेरी मॉम ने कितनी तकलीफ़ सही है अपनी ज़िंदगी में। मेरा बाप जो कि एक अमीर ज़्यादा रईस बिगड़ा हुआ इंसान था और उनके पापा को बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी कहीं उनका बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं वो किसी से शादी ना कर ले या फिर ऐसा कुछ गलत काम ना कर ले, कहीं वो ऐसी लड़की को ना ले अपने घर में जो कि उनके परिवार को, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए मेरे दादाजी ने मेरे डैड की शादी मेरी मॉम से करवा दी। पर मेरे डैड किसी और लड़की को पसंद करते थे जो कि कोई और जात की थी, जो कि मेरे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने घर में एक घरेलू लड़की लाना चाहते थे जो कि सीधी सादी हो, मासूम हो, जो कि घर संभालना जानती हो, ना कि पब में पार्टियाँ करना जानती हो। मेरी मॉम बहुत पढ़ी लिखी है पर उन्हें अपनी पढ़ाई का यूज़ करना कभी नहीं आया। वो हमेशा घर में रह गई। हमेशा उन्होंने कोशिश की थी कि वो अपनी अच्छाइयों से, अपनी कोशिश से अपने पति को अपनी तरफ कामिल कर ले। वो अपनी अच्छाइयों से अपने पति को अपने प्यार का एहसास दिलाए, पर उस इंसान ने कभी मेरी मॉम की कदर नहीं की। वो हमेशा मेरी मॉम को जलील करता, वो हमेशा मेरी मॉम को प्रॉब्लम्स देता, वो हमेशा मेरी मॉम को तकलीफ़ देता। ये सब कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं था।
पर घर में इतने सारे लोग थे, कोई ध्यान नहीं देता था। पर मेरे दादाजी को ये सब चीज़ें बहुत ही बुरी लगती थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे मॉम के नाम कर दी, और वो सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चे के नाम ही हो सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो इंसान मेरे मॉम से दूर रहता था, नहीं रहता था वो मेरी मॉम से दूर। अगर उसे मेरी मॉम पसंद नहीं थी तो दूर रहता ना मेरी मॉम से, पर वो हमेशा मेरी मॉम को तकलीफ़ देता था, उनके साथ खेलता था और फिर उन्हें छोड़कर चला जाता था कहीं भी कुछ दिनों तक। यहाँ तक कि वो इंसान मेरी मॉम के ऊपर हाथ तक उठाता था। मेरी मॉम कुछ नहीं कहती थी। दादाजी पूछते थे उन्हें तो वो बताती थी कि नहीं, वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं अपने पति की इज्जत बचाने के लिए, जो कि किसी काम के नहीं है। समाज में ये दिखाने के लिए कि उनका पति उनसे प्यार करता है, वो हर चीज़ सह कर रह जाती थी। वो किसी को ये सारी बातें बताती नहीं थी। उनके दिल में कितनी तकलीफ़ थी वो किसी को नहीं बताती थी। फिर पता चला कि मैं मॉम प्रेग्नेंट है, और उन्हीं दिनों दादाजी को पता चला था कि मेरे डैड ने किसी और औरत से शादी कर ली है। और वो औरत बहुत ही लालची थी। वो मेरे डैड के साथ इसलिए थी ताकि वो मेरे डैड की प्रॉपर्टीज़ पर राज कर सके, वो एक अमीर इंसान से शादी कर सके। इसलिए उस औरत ने मेरे बाप को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और मेरा बाप नहायत ही मूर्ख और नहायत ही गधा टाइप का इंसान है था, जो कि फंस भी गया। और अपनी पत्नी को पहले तो वो कम प्रॉब्लम नहीं देता था, जो कि प्रेग्नेंट लेडी को, यहाँ तक कि वो हाथ तक उठाने लगा था मेरी मॉम के ऊपर। पहले तो उठाता ही था, पर प्रेगनेंसी में भी वो हाथ उठाने लगा था। और जब मैं 7 महीने का था, मॉम मेरी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, तभी उस इंसान ने मेरी मॉम को बेरहमी से डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये सारी चीज़ें मेरे दादाजी नहीं सह पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। मेरी मॉम का इस दुनिया में कोई नहीं था। दादाजी ने ही उन्हें अडॉप्ट किया था, जो कि उन्हें अनाथ आश्रम में ही मॉम रहती थी, पर उनके नाम से वो रहती थी वहाँ पर। मेरी मॉम अनाथ थी, उनके पास कोई नहीं था। उन्होंने बस एक ही सपना देखा था कि उनका पति होगा या फिर उनके लाइफ में कोई ऐसा होगा जो उन्हें प्यार करेगा, पर उन्हें पति मिला भी तो कैसा, हैवान जैसा। उस इंसान ने मेरी मॉम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी मॉम ने बहुत तकलीफ़ सही है ऋषि। उन्होंने मुझे बहुत ही मेहनत से पाला है। वो लोगों के घर काम करती थी, सिलाई करती थी और भी छोटे मोटे काम करती थी। ऐसे कर कर के उन्होंने मुझे पाला है, और अभी भी वो इंसान मेरी मॉम के आगे पीछे मंडराता रहता है। उसे पता है कि मेरी मॉम की हालत ख़राब हो जाती है उसे देखकर। मेरी मॉम को बहुत ही ट्रॉमा दिया है उस इंसान ने। उसे पता है कि मेरी मॉम को पैनिक अटैक आने लगता है, पर वो ये सब इसलिए करता है ताकि वो मेरी मॉम को तकलीफ़ दे सके। वो जानता है कि मेरी मॉम को तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी, इसलिए वो ऐसा करता है। वो चाहता है कि वो सारी प्रॉपर्टी मैं उसके नाम कर दूँ, इसलिए वो ऐसा करता है। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उस इंसान को उसकी औकात दिखा कर रहूँगा। उस इंसान ने मेरी मॉम को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी है ऋषि। तुम्हें पता है, मैं जब छोटा था मैं देखता था कि मेरी मॉम छोटे छोटे घरों में काम कर रही हैं, और कुछ 5 रुपये 10 रुपये के लिए वो उनसे किचकिच कर रही हैं कि वो ये कर दें, ये वो थोड़ा सा पैसा दे दे, पर वो लोग भी गरीब समझकर, बेसहारा समझकर मॉम को पैसे नहीं देते थे। ये सब चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती थी, इसलिए मैंने मेहनत की, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत अलग अलग कोर्सेज़ की, ताकि मैं मॉम को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और वो सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम थी, और मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद मैंने उन पेंडिंग पड़ी बिज़नेस पर भी ध्यान दिया, और मैं अपनी बलबूते पर आज मैं यहाँ हूँ। हर इंसान सिर्फ सक्सेस देखता है, हर किसी को मेरी सक्सेस नज़र आती है, पर किसी को ये नहीं पता है कि सक्सेस के पीछे कितनी तकलीफ़ है, कितने तकलीफ़ से मैंने ये सब कुछ हासिल किया है, कितनी तकलीफ़ को झेल कर मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। ये सब सुनकर यशी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि वो भी अपने आप को कोल्ड हार्टेड दिखाती थी, पर वो इतनी कोल्ड हार्टेड थी नहीं। किसी की तकलीफ़ देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसा लगता था कि उसे कि वो सब कुछ उसके साथ हो रहा है। और तिशम की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उन्हें ये सब फील हो रहा था। यशी सोचती है कि तिशम जी ने इतना कुछ सहा है बचपन में, उनकी मॉम अभी कितनी प्यारी है, वो कितने अच्छे से बिहेव करती है, कोई इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लेडी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो कौन सा इंसान होगा जिसने इतनी
बड़ी हरकत की है उनके साथ। ये सोचकर ही यशी को उस इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा था। यशी प्यार से तिशम को कंसोल करती है और तिशम भी आज अपने दिल का सारा दर्द यशी के सामने रख देते हैं। उन्होंने अपनी सारी तकलीफ़, अपनी सारे फेयरनेस, अपनी हर चीज़ यशी को बता दी थी आज। अब वो थोड़ा हल्का कर रहे थे। कुछ देर में यशी उन्हें उठाकर बेड पर ले जाती है और धीरे धीरे उनके सर पर मसाज करने लगती है। उन्हें भी वहाँ आराम मिलने लगता है। वो यशी को बताते हैं कि वो जब आंखें बंद करते हैं उनके दिमाग में ये सब चीज़ें घूमने लगती हैं। उनके दिमाग में अजीब अजीब सी चीज़ें आने लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी वो सब चीज़ें उनके साथ अभी हो रही हैं। अभी वो अपनी मॉम को रोते हुए देख रहे हैं, अभी वो अपनी मॉम को तड़पते हुए देख रहे हैं, कुछ रुपए के लिए किसी से बातें करते हुए देख रहे हैं। अभी वो सब चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं और ये सब चीज़ें उन्हें सोने नहीं देती हैं। वो देखते हैं जब उनकी मॉम को पैनिक अटैक आता है, उनकी मॉम की हालत कैसी हो जाती है, वो तड़पने लगती है। वो सब चीज़ें तिशम को बहुत ही ज़्यादा अंदर तक इफ़ेक्ट कर रही थी, क्योंकि उस प्यारे बच्चे ने, उस मासूम से बच्चे ने क्या कुछ नहीं सहा है अपनी लाइफ में। ये सब कुछ यशी को भी महसूस हो रहा था कि एक मासूम सा बच्चा जिसे दुनिया की समझ नहीं है, जो जानता नहीं है किसी को, वो अपनी माँ को इस तरीके से तड़पते हुए देखेगा तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा। ऐसे बहुत ही प्यार से उन्हें कंसोल करती है और उन्हें प्यार से सुलाती है। और कुछ देर में तिशम को भी नींद आ जाती है। उन्हें सुकून मिल रहा था आज। उन्हें लग रहा था कि उनके दिमाग से सारा बोझ, सारी तकलीफ़ें, सारा दर्द ऐसे कि जैसे कि गायब हो गया हो। इसी को बताकर ये सब सारी चीज़ें तिशम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि उनके दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं यशी उन्हें छोड़कर चली जाएगी तो, या फिर यशी को ऐसा लगेगा कि वो उस लायक नहीं है, फिर ऐसा कुछ लगेगा यशी को तो कैसे जिएंगे यशी के बिना, क्योंकि वो तो अब सोच भी नहीं सकते थे यशी के बिना जीना। यशी उनकी ज़िंदगी बन गई थी। कुछ देर में यशी को भी नींद आ जाती है। सुबह लगभग 6:30 बजे तिशम की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि यशी वैसे ही बेड पर बैठ के कॉर्नर पे टिक लगाए हुए बैठी हुई है। अभी भी उनके माथे पर यशी का हाथ है। वो देखते हैं कि हाँ, यशी ऐसे सो गई थी, उसके कमर में तो दर्द हो गया होगा। वो आराम से यशी को उठाते हैं और अच्छे तरीके से सुलाते हैं और कुछ देर यशी को देखते हैं। उन्हें सब कुछ रात की सारी बातें याद थी कि किस तरह यशी उन्हें कंसोल कर रही थी, किस तरह यशी उनसे बातें कर रही थी, उन्हें समझा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हर चीज़ एक नहीं होती, हर किसी को किए की सज़ा मिलती है। वो कितने प्यार से उन्हें समझा रही थी, जबकि यशी के लाइफ में अपने खुद ही इतनी प्रॉब्लम्स है, खुद ही वो इतनी प्रॉब्लम से जूझ रही है। उस यशी को अपने मॉम डैड के कातिलों को भी मारना है, उन्हें उनकी सज़ा देनी है। और उन्होंने क्या किया, अपनी सारी प्रॉब्लम्स यशी के सामने रख दी, जबकि वो जानते हैं कि यशी कितनी सॉफ्ट हार्टेड है। उन्होंने यशी को इतना बड़ा पीन दे दिया कि यशी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताकर अब उन्हें रिग्रेट हो रहा था कि उन्हें फ्लो में ये सारी बातें नहीं करनी थी यशी के साथ। पर वो सोचते हैं कि ठीक ही है। उन्हें ऐसे कि ये सॉफ्ट साइड तो पता चली जो कि यशी हर किसी से छुपा कर रखती थी। ये कैरिंग साइड तिशम को पता चली यशी की, जो कि इतनी प्यारी है। उन्हें कितना प्यार से उन्हें कंसोल किया यशी ने, एक बच्चे की तरह। तिशम यशी के फोरहेड पे किस करते हैं और खुद जिम एरिया की तरफ चले जाते हैं जिम करने के लिए। कुछ देर में यशी की नींद खुलती है तो वो देखती है वो रूम में अकेले हैं और वो बेड पर लेटी हुई है। तो उसे समझ में आ जाता है कि तिशम उठ चुके हैं। अब उसे पहले तो तिशम उससे पसंद थे, पर अब यशी को तिशम से प्यार हो गया था कि वो अपनी मॉम से कितना प्यार करते हैं, वो कितनी केयर करते हैं अपनी मॉम की। ये सब देख करके यशी को कितना बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि जो इंसान अपनी मॉम से इतना प्यार कर सकता है वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा। कुछ देर में यशी भी वॉशरूम में जाती है और शावर लेकर रेडी हो जाती है और नीचे चली जाती है। वो देखती है गायत्री जी अभी मंदिर में बैठी हुई है। यशी भी उनके साथ जाती है और पूजा करने के लिए बैठ जाती है। यशी को ऐसा फील हो रहा था कि वो अपनी मॉम के साथ बैठी हुई है। वैसे तो अंकुर जी ने कभी यशी को ऐसा फील नहीं होने दिया, रमन जी ने कभी यशी को ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो अकेले हैं या फिर उनके लाइफ में उसकी मॉम नहीं है। वो यशी का हर काम करते थे, बिल्कुल एक माँ बाप की तरह वो उसका हर चीज़ ख्याल रखते थे। पर माँ तो माँ होती है ना, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ हमेशा
माँ की जगह बच्चों के दिल में एक अलग ही कॉर्नर होता है उनके दिल में माँ के लिए, और जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। माना कि रमन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से यशी की परवरिश की थी, पर जो माँ कर सकती है वो तो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो औरत नहीं थे। वो उनके साथ ही पूजा करने बैठती है। गायत्री जी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि जैसे उनके बगल में बैठी हुई हैं। उन्हें ये देखकर बहुत ही खुशी होती है कि उनकी बहू उनके बगल में बैठी हुई उनके साथ पूजा कर रही है।